स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के सभी विद्यार्थी जो आप इस साल फरवरी में पेपर या एग्ज़ाम देंगे, जो कि 22 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज अब हम इस वीडियो पे आपके लिए डेली बाय डेली लेकर प्रत्येक विषय के पढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम वही प्रश्न देखेंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न से संबंधित हो, प्लस जो आपके एग्ज़ाम में आने की अत्यधिक संभावना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले शुरू किया है जैव प्रक्रम, यानी ये कक्षा 10 का लेसन 6 है, लेकिन जीव विज्ञान जैव प्रक्रम ये फर्स्ट चैप्टर आपको मान सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम देखते हैं और इसमें जो एनसीईआरटी प्रश्न हमारे किताब में दिया गया है तो उन एनसीईआरटी प्रश्न को हम देखते हैं, चूँकि एनसीईआरटी प्रश्न से ही हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रश्न फंसते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ये जो हमारी सीरीज़ है पूरे पेपर तक चलने वाली है। हम इस सीरीज़ में आपको डेली चैप्टर वाइज चैप्टर हर विषय के आपका रिवीजन प्लस मॉडल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर पेपर हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को देखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है एनसीईआरटी पुस्तक के प्रश्न उत्तर। तो इनमें पहला प्रश्न क्या दिया है इसको हम थोड़ा जूम करेंगे और आपको अच्छे से समझाने का बताने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न दिया है हमारे जैसे बहुकोश की जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हम जानते हैं कि बहुकोश की जीवों में समस्य कोशिकाएं वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं होती हैं, अतः सरल विसरण समस्त कोशिकाओं की आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किन मापदंडों का उपयोग करते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा माने कैसे जानेंगे कोई वस्तु सजीव है, उसको किस प्रकार से सजीव की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका कैसे हम बना करके लिखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा सजीवों को अपनी संरचना की मरम्मत एवं रख रखाव करना आवश्यक है। ये समस्त संरचनाएं अणुओं से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए हमें हर समय अणुओं की गतिशील रखने की क्षमता होनी चाहिए। अतः अदृश्य अणुगति जीव के जीवित रहने का प्रमाण है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। आगे प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 3 है किसी वस्तु द्वारा चलिए देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। दिया गया है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, माने जीव जो होता है किन कच्चे सामानों का उपयोग करता है। नंबर 1 भोजन, ऑक्सीजन, जल। ठीक है, तो क्या क्या इनका उपयोग है समझते हैं। भोजन किसके लिए करता है तो भोजन ऊर्जा एवं पदार्थ के स्रोत के रूप में। ऑक्सीजन क्यों करता है तो ऑक्सीजन जो होता है भोजन पदार्थ का विखंडन करके प्राप्त ऊर्जा मतलब ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। आगे जल भोजन के सही पाचन के लिए तथा शरीर के अंदर अन्य जैविक प्रक्रियाओं मतलब चल सके उनके लिए क्या करता है वो जल को ग्रहण करता है। फिर CO2 उसके शरीर से निकलती है। आगे प्रश्न है, हम प्रश्न देखते हैं। आगे दिया गया है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो जीवन के मतलब जैव प्रक्रम के लिए कौन कौन सी चीज़ें जीवों में होना आवश्यक माना जाता है। तो पहला है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वहन। तो इस प्रकार से आप इन चारों प्रश्नों को देख लिए होंगे। आइए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में आने की भी संभावना हो सकती है। क्या दिया है इसमें दिया गया है कि स्वपोषण मतलब स्वपोषीय पोषण और विषम पोषीय पोषण में क्या अंतर होता है।
तो एक तरफ बनाएंगे स्वपोषण का ग्राफ और एक तरफ विषम पोषीय पोषण। आइए जानते हैं इनके बारे में हम लोग, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दिया गया है पहला नंबर की यह पोषण हरे भरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी जीव माने वैसे वह पोषण जो हरे भरे भोजन मतलब पौधों से प्राप्त होता है। आगे विषम पोषी पोषण, तो इसमें जीव क्या करता है, अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। जैसे आप विषम पोषी पोषण में मान सकते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है कि इस पोषण में माने स्वपोषी पोषण में CO2, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, लेकिन विषम पोषी पोषण में यह प्रक्रिया नहीं होती है। इसी प्रकार से अंतर स्पष्ट करते हैं, ठीक ना। आगे दिया है एक नंबर और देख लेते हैं। तीसरा नंबर दिया है कि यह पोषण हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया शैवाल में होता है। स्वपोषी पोषण पूछ देगा किस में होता है, तो साइनोबैक्टीरिया, जो कि नीले और हरे मिला के एक शैवाल होता है उसमें। लेकिन आगे देखते हैं तो ये वाला जो पोषण है यह प्रायः सभी जंतुओं, मानव और परजीवी तथा कवकों में होता है। कौन सा पोषण, तो विषम पोषी पोषण। तो आई होप आप लोग अंतर समझ गए होंगे। आगे दिया गया है छठवां प्रश्न है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे हेडिंग डाल के आप यदि लिखते हैं तो आपका अच्छा कॉपी भी देखने में लगेगी और हैंडराइटिंग भी अच्छा लगेगा, प्लस आपको नंबर भी अधिक मिल सकते हैं। हेडिंग वाइज लिखेंगे। पहला होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका काम ये क्या होता है, तो पादप जो होता है वातावरण से CO2 रंध्रों द्वारा प्राप्त करता है। पादप कहाँ से प्राप्त करता है, तो पत्तियों के जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उनसे वातावरण से सीधे इनको सोखता है। आगे जल कहाँ से लेता है पौधा, तो देखिए दिया गया है कि जो जल होता है पादप जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मृदा में से करते हैं तथा पत्तियों तक इनका परिवहन करते हैं। आगे क्लोरोफिल कहाँ से लेते हैं पौधे, तो आप बताएंगे कि ये जो क्लोरोफिल रुकिए दिखाएं आपको, क्लोरोफिल जो होते हैं हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो जो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नाम का होता है वो उनको प्रकाश की रोशनी को सोख लेता है, इससे क्लोरोफिल उसमें मौजूद होता है। सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त करता है, तो सूर्य की रोशनी से मतलब सूर्य से प्राप्त करता है, ठीक है। आगे सातवां प्रश्न, इसको थोड़ा जूम करते हैं आपको अच्छे से दिखाई दे सके। प्रश्न है हमारा कि सातवां प्रश्न है कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। जो हमारे अमाशय होता है उसमें अम्ल की क्या भूमिका है, तो आप बताएंगे कि अमाशय में अम्ल माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की सहायक से होता है। जो अमाशय में जो अम्ल होता है, जो अम्ल माध्यम को को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। पाचक एंजाइम का क्या कार्य होता है, पाचक एंजाइम का क्या कार्य होता है। ऐसे ही प्रश्न लिख के आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाचक एंजाइम होते हैं, तो पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। जो हमारे शरीर में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं उनका क्या कार्य है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप एनसीईआरटी प्रश्न के प्रश्न आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसी अभिकल्पित किया जाता है। माने पचा हुआ जो भोजन होता है उसके बारे में आपको बताएगा जो क्षुद्रांत होता है किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि जो हम लोग भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में होता है। जो क्षुद्रांत की संरचना इस प्रकार से होती है कि कुल सतही क्षेत्रफल अधिक बढ़ जाता है, जिससे अवशोषण का क्षेत्र भी बढ़ जाता है तथा पचित भोजन अधिक मात्रा में अवशोषित होकर रक्त में पहुंचता है, इसलिए इनका वहन सारे शरीर में होने लगता है। क्षुद्रांत की अंदरूनी भित्ति भी बहुत बड़ी संख्या में अंगुली के समान दीर्घ रोम होती है, जो दीर्घ रोम भोजन के अवशोषण के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। ये देख सकते हैं जो क्षुद्रांत है, ये जो भोजन क्या करते हैं, ये इनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं और भोजन इन्हीं मार्ग से होके गुजरता है। जब भोजन इनकी संख्या ज़्यादा होती है, जब भोजन डालते हैं तो इसमें भोजन को पचाता है। आगे दिया गया है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन